हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। तो हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे MES 11 का। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजुकेशन कैसे एक पर्पसिव प्रोसेस है। उसके साथ हमने कुछ एजुकेशन के डेफिनेशंस देखे थे, कुछ फिलोसोफर्स के। उसके साथ साथ नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000, ये कौन कौन सी चीज़ें पर फोकस करता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो इस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अपने बुक के साथ अपने जब हम वन शॉट वीडियो रिवाइज करेंगे तब आप अपनी बुक के साथ चीज़ों को रिलेट कर सको। और मैं रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अपने बुक को अपने सामने रखिए। और जिन जिन को मटेरियल नहीं मिला है, नया जॉइन किए हुए हैं, वो इसको फॉलो करके अपना चैप्टर्स कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट में हम पूरा नोट्स इसका कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स दो तरह के हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सोशल एम्स और इंडिविजुअल एम्स। सोशल एम्स और इंडिविजुअल एम्स। इस वीडियो में हम पहले इंडिविजुअल एम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो इंडिविजुअल एम्स यानी कि एक एक पर्सन का क्या क्या नीड्स है, उसके ऊपर जो मेजर नीड्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली एम मतलब क्या होता है, जो हमने सोच रखा है कि हमें वो चीज़ अचीव करना है, वो हमारा एम होता है। एक ब्रॉडली मतलब हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, एक ब्रॉड व्यू ये हो सकता है कि हमें नेशनल डेवलपमेंट कराना है। और अगर हम देखें इसका नैरो व्यू क्या हो सकता है, नैरो व्यू इसका क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल को उसको अर्न करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक नैरो व्यू हो गया। नैरो व्यूज़ को हम जनरली गोल्स बोल दिया करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल दिया करते हैं। जो ब्रॉड मीनिंग्स होता है उसको हम एम्स बोला करते हैं। ठीक, तो एम है जो एडवांस में हम सोच के रखे हुए हैं कि ये हमको अचीव करना ही करना है कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करके, तो हम उसको बोलते हैं एम, जो कि हमको हमारे ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने में मदद करता है। ठीक, तो इसके बारे में जॉन ड्यूवी क्या बोलते हैं? जॉन ड्यूवी बोलते हैं कि एम एक ऑर्डरली एक्टिविटी होता है जो कि हमारे कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें मदद करता है। ये एक डायरेक्शन की तरह काम करता है और ये हमारे हर एक स्टेप को, एक्टिविटी के हर एक स्टेप को ये इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशनल एम्स की इम्पोर्टेंस को लेकर जॉन ड्यूवी क्या बोलते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई एम आप सेट तो कर रहे हो पर उसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही बात हो गया ना कि हम मंदिर में जाके हर दिन नारियल फोड़ते हैं, हर दिन ऑफरिंग्स देते हैं, पर खुद अपने लाइफ में कभी बुक उठाकर पढ़ते नहीं हैं। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 80-90% स्कोर आ जाए या फिर हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए अपनी एकेडमिक फील्ड में। ऐसा तो नहीं होता। हमें कोई चीज़ हमें अपनी एम को अचीव करने के लिए कोई एक्टिविटी भी हमें करनी ज़रूरी है, जिसका एक प्रॉपर स्टेप हो, एक प्रॉपर प्रोसेस से वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है हमारे एम को अचीव करने के लिए। वो एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम नहीं करता। ठीक। अगर कोई भी एक्टिविटी हम किसी क्लियर एम के बिना करते हैं तो ये बिल्कुल हैफज़र्ड और मीनिंगलेस काम की तरह बन जाता है। हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि कोई इंसान यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू करता है, पर उसे पता नहीं है कि वो क्या करेगा। कुछ भी वो चीज़ उठा लेता है, कुछ भी कहीं से भी कोई भी मैगज़ीन उठा लिया, कोई भी नोट्स उठा लिया और बिल्कुल पढ़ने लगा। ना कोई PYQs उसने कवर किए, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में क्या होता है ना, लास्ट में जो चीज़ आउटकम हमारा निकल के आता है वो हैफज़र्डली वो निकल के आता है और वो चीज़ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए एक एम होना चाहिए हमारा, कोई भी चीज़ करते वक्त एम होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके स्टेप्स हमको पता होने चाहिए कि किस स्टेप्स को हम फॉलो करके इसको हम अचीव करने वाले हैं। ठीक, तो इसी को लेकर हम चलते हैं इंडिविजुअल एम्स की तरफ। एजुकेशन का इंडिविजुअल एम्स क्या है? इंडिविजुअल एम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम मान के चलते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। आखिर जान है तो जहान है कि नहीं? हेल्थ सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है हर एक इंडिविजुअल का। हम जितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी लाइफ में, अगर हमारा फ़िज़िकल हेल्थ ही सही ना हो तो फिर हम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है हमारा जो फ़िज़िकल हेल्थ है। हमारे देश का जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमारा हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर चाहे वो डिफेंस
को अच्छा बनाने के लिए हो, चाहे वो कहीं कोई सा भी जॉब करने के लिए हो, कुछ भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या हमारा जो नेशन बिल्डिंग हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना। तो हमारा जो करिकुलम है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हमें स्पोर्ट्स को रखना ही रखना है। स्पोर्ट्स क्या करता है, फिजिकल ग्रोथ को और हेल्थ को अच्छा खासा मेंटेन करने में मदद करता है, कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कोई और सा रील चल रहा हो, ऐसा ना हो। ठीक, तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हेल्थ सही रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है न्यूट्रिशन। हर एक इंसान को अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को अपने पीरियड्स के टाइम पे हो या फिर कोई सा भी चीज़ हो, हर किसी को सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट का एक रीज़न भी माना जाता है ये सैनिटेशन के अभाव को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हेल्थ स्टेटस सेल्फ का सही होगा तो फैमिली का भी सही होगा और एक कम्युनिटी का भी सही होगा। इसलिए हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको एनकरेज करना चाहिए गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो मतलब लोकल हो। पहले तो स्कूल में गेम पीरियड में आप उसको कुछ अच्छा खासा सिखाओ, मोटिवेट करो, उसके बाद उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में उसको प्रमोट करो। जो हमको मदद करता है, बच्चों को मदद करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। न्यूरो मतलब जो कि ब्रेन के साथ रिलेटेड है और मस्कुलर मतलब जो मसल्स के साथ रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन है। एक तरह से हम बोल सकते हैं बॉडी एंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है, इसको मेंटेन करने में ये मदद करता है हमारे हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेस में। इसलिए हम हमारे स्कूल्स में देखते हैं कि उसमें एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस जैसी चीज़ें होती है, तो उसको हमें फ़ोकस करना चाहिए। एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं कि योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। ट्रेनिंग इन वॉरफेयर कंस्टिट्यूटेड अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम इन ऑफ एजुकेशन। तो ट्रेनिंग दिया जाना वॉरफेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पहले योगा को इस्तेमाल किया जाता था हमारे एंशिएंट सिस्टम में। तो ये जो मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट है हमारा, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन सब को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, जिसमें हम प्रमोट कर सकते हैं योगा एंड मेडिटेशन को, और करिकुलम में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्किल्स भी सिखा सकते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेटेड एंड होलिस्टिक मैनर में हम इन सब चीज़ों को भी सिखा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि योगा का क्लास भी होता है स्कूल्स वगैरह में, और ड्रिल होता है। तो इन सब जो चीज़ें हैं ये हमको मदद करता है कंसंट्रेशन डेवलप करने में, ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करने में, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, रिलैक्सेशन फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ों पर हम अपने करिकुलम में ध्यान देंगे। इसके साथ साथ फिर आता है सेकंड क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब जो हम बोल सकते हैं आईक्यू जो है बच्चे का, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब आईक्यू हम नहीं बोल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब जो ऑलरेडी उसके अंदर है, रेशनल थिंकिंग हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, इंक्वायरी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए। ये सब चीज़ें सिखाना मतलब कि क्या, हम कोई सा स्टोरी उनको बोल दें वो चीज़ को ग्रास्प कर लें, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सारे अपना मेथड्स फॉलो करके वो चीज़ कर सकते हैं, जिन सब मेथड्स और प्रोसेसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो जॉन लॉक एक फ़िलोसोफ़र थे, वो बोलते हैं कि बच्चा एक टेबुला रासा है, मतलब कि एक क्लीन स्लेट है। बच्चे का जो दिमाग है ये एक क्लीन स्लेट है, इसमें ये पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम जितना उनको एक्सपीरियंस देते चलेंगे वो उनके दिमाग में उस तरह से ऐड होता चलेगा। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, बच्चों में पहले से चीज़ें इनबिल्ट होते हैं, बहुत सारे वेरियस मेंटल फैकल्टीज़ उनके दिमाग में होते हैं, थिंकिंग, चाहे रीज़निंग, मेमोरी हो या इमेजिनेशन हो, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनको हमें बाहर निकालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिसीजन, रीजनिंग, एनालिटिक थिंकिंग। तो ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों का जो प्रिसीजन है वो डेवलप हो, रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में था ही नहीं वो चीज़, उनके दिमाग में पहले से था, पर वो फ्लरिश तब करेगा जब हम उनको ब्रेनली ट्रेनिंग देंगे। तो यही चीज़ हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करते आ रहे हैं, ताकि उनका जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, उनका जो मैथमेटाइजेशन है, ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंटेशन है, हाइपोथेसिस फॉर्म वो कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, पहले हम एक
स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे कि हमको मैथमेटिक्स में जनरली कहा जाता है कि ये एक फिगर है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि लेट अस कंसिडर कि ये एक ट्रायंगल नहीं है। तो इसको हम लेके चलते हैं, इस हाइपोथेसिस को हम लास्ट में या तो ये रिजेक्ट होगा या फिर ये एक्सेप्ट होगा। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, उसको रिजेक्ट करना या फिर एक्सेप्ट करना या फिर उसमें मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें बच्चे कर पा रहे हैं। सोशल साइंसेस में अगर देखें तो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको अपने पास्ट की फॉल्ट्स के बारे में चीज़ें पता चले, हमको क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करना है वो चीज़ें पता चले। सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें तभी हो पाएगा जब हम उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है ऑलरेडी, उसको फ्लरिश करने की हम कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट। आजकल के ज़माने में इमोशंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एडोलेसेंस वाले पीरियड होता है, जो एडोलेसेंस वाले बच्चे होते हैं, ज़्यादातर क्राइम इस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में होता है, यानी कि एडोलेसेंस के पीरियड में होता है। क्योंकि ये जो एडोलेसेंस वाला पीरियड है, ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला पीरियड होता है, जिसमें इमोशंस को मेंटेन करना बच्चों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, अपने टीचर का नहीं सुनते हैं, सिर्फ खुद ही का वो सुनते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो टाइम पीरियड है, इसको मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट कराना। वो हम किस तरह से कर सकते हैं? जो अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड कंपैशन, लव है, ये इस सब को हम बोलेंगे पॉजिटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस हेटर्ड, एंगर, एग्रेशन, जेलसी, ईगो, इन सब को बोलेंगे हम नेगेटिव इमोशंस। ठीक, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा इम्प्रूव करें, ना कि नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखें, हम देखते हैं हमारे स्कूल में, हमारे क्लास के अंदर एक बच्चे ने और दूसरे को पीट दिया, फिर इसने भी उसको पीट दिया। तो इसमें क्या हो रहा है ना, दोनों का जो एग्रेशन है ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। तब बढ़ेगा जब एक टीचर जो है ये कोई भी स्टेप नहीं लेगा। अगर ये कोई सा भी स्ट्रिक्ट स्टेप लेता है, चाहे वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो, चाहे वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो, चाहे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट तो वैसे भी सही नहीं होता है, मतलब कि पनिशमेंट वगैरह हो, ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है आज के एजुकेशनल सिस्टम में। हम पॉजिटिवली कोई चीज़ कर सकते हैं जिसको लेकर के कि बच्चा नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना करे। अगर हम कोई भी स्टेप ना लें तो ये चीज़ जो है वो फिर बार बार ये चीज़ दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो इमोशन का जो बोथ टाइप है, ये दोनों ही नो डाउट इनका सिग्निफिकेंस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको पॉजिटिव इमोशंस को इम्प्रूव करने और नेगेटिव इमोशंस को क्या करने, घटाने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों में। तो एजुकेशन का एम सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप कराना और स्ट्रेंथनिंग कराना नहीं होता, उसके साथ साथ नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल कराना, नेगेटिव इमोशंस को भी सेल्फ कंट्रोल कराना, उसको भी इम्पोर्टेंस देता है। आजकल हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, मॉडर्न पेरेंट्स के पास ज़्यादातर हम देखते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता है। इनके पास पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं बच्चों को। जिसकी वजह से कि जो अर्बन सेटअप की वजह से बच्चे जो हैं अपना जो फीलिंग्स है ये शेयर नहीं कर पाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जॉइंट फैमिली हुआ करता था, वहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कज़िन्स सब मिल के हम रहा करते थे। ठीक, तो इसमें क्या होता था ना, बच्चे अपने जो हर एक इंडिविजुअल जो होता है एक दूसरे से अपना चीज़ें शेयर करने रखते थे। पर आजकल के ज़माने में हमारा फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होता जा रहा है, यानी कि उसमें एक मदर, फादर और एक बच्चा या 2 बच्चा होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो 2 पेरेंट्स हैं ये तो अपने जॉब में या अपने-अपने काम में व्यस्त रह जाते हैं, तो ये प्रॉपर अटेंशन अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कि बच्चों के अंदर अच्छा खासा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसी कारण हम फॉर्मल वे में, हम स्कूल्स वगैरह में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोशिश करते हैं कि जो इमोशनल लिटरेसी है ये प्रोवाइड करी जा सके, और इमोशनल क्वेश्चन जो है इसको हम बढ़ावा दे सकें, इसको हम प्रमोट कर सकें, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है जो मैन को एनिमल से अलग करता है। मैन को एनिमल से अलग कौन करता है? मोरल डेवलपमेंट, जो कि आजकल काफ़ी हद तक कम होता दिख रहा है।
ठीक, तो एजुकेशन का मेजर रोल ये भी होना चाहिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे बढ़िया हो। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब हर एक इंसान जो है उसका जो मोरल है, उसका जो एथिक्स है वो डाउन ना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ हम वैल्यू एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन जो है वो हम अपने बिहेवियर के ज़रिए एक टीचर जो है सपोज़ सोचिए कि 2 टीचर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक? 2 टीचर आपस में बात कर रहे हैं, क्या हुआ कि कोई-सा मनमुटाव हो गया। यहाँ पे वो दोनों क्या करने लगे कि एग्रेसिवली ये उसको कुछ बोल रहा है और ये उसको कुछ बोल रहा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इन्होंने इनको देखा तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन लोगों के बीच में कुछ कल को हो, तो ये भी उस तरह से एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, ठीक? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक टीचर को हमेशा एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए जिससे कि बच्चे उन्हीं के बिहेवियर से सीख सकें, ठीक? तो मोरल डेवलपमेंट कराना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग रेमंड के अकॉर्डिंग जो मोरल एजुकेशन है, इसका एजुकेशन जो है इसका अल्टीमेट कंसर्न होना चाहिए सिर्फ़ मसल्स को गेन कराना इसका या फिर नॉलेज को प्रोवाइड करना इसका मोटो नहीं होना चाहिए। इसका मोटो होना चाहिए प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करना और प्योरिटी को बढ़ावा देना, कैरेक्टर की प्योरिटी को बढ़ावा देना, ये होता है प्रॉपर एजुकेशन का जो क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, उसका कंसर्न कह सकते हैं, ठीक। फिर महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि जितना भी हम वेदास में रिसाइट करते हैं, चाहे वो संस्कृत में हम कुछ पढ़ रहे हैं, लैटिन, ग्रीक, किसी चीज़ में कुछ भी हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि हमको सिर्फ ज्ञान ही लेना है पर उसको कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं करना है। नहीं, इसका मेन चीज़ होता है, इसका मेन मोटो होता है हमारे हार्ट को प्योर करना। हार्ट को प्योर करना इन द सेंस हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करना, ठीक, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करना। वहीं जॉन डीवे कहते हैं कि ऑल एजुकेशन फॉर्म्स कैरेक्टर, मेंटल एंड मोरल। ये कहते हैं कि जितना भी, चाहे वो नॉन फॉर्मल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, चाहे कुछ भी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ट्रू एजुकेशन हम उसी को बोलेंगे जो एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को राइट और रॉन्ग में फ़र्क समझाए, गुड और बैड में फ़र्क समझाए, क्या चीज़, कौन सा बिहेवियर डिज़ायरेबल है, कौन सा बिहेवियर डिज़ायरेबल नहीं है, वो चीज़ के बारे में सिखाए, वही होता है एजुकेशन। नेक्स्ट जो इंडिविजुअल एम है वो आता है एजुकेशन फॉर वोकेशन। वोकेशन मतलब कि अर्न करना सिखाना, कोई भी स्किल हो, ठीक। तो ये सब आता है वोकेशनलाइज करना। इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं ब्रेड एंड बटर एम, इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमको ब्रेड एंड बटर अचीव करने के लिए, अर्न करने के लिए मदद करता है, ठीक। जैसे कि गांधी जी के जो वार्धा स्कीम है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो ट्रू एजुकेशन ऑट टू बी फॉर देम बॉयज़ एंड गर्ल्स ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। गांधी जी और क्या बोलते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट तो हो, उसके साथ साथ इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व किया जा सके एजुकेशन के थ्रू। इसलिए गांधी जी हमेशा से स्किल के ऊपर फोकस करते आए हैं और हमारा गवर्नमेंट भी आजकल स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर अभी का बजट भी देखा जाए तो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए हमको नज़र आते हैं। स्पेंस रिपोर्ट के हिसाब से भी कहा जाता है कि एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए वोकेशनलाइज करना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कोई भी स्कूल हो, नो नॉलेज गेन्ड इन स्कूल, कोई भी स्कूल में जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं बनता अगर वो लिवलीहुड को प्रमोट ना करे, अगर वो अर्निंग को प्रमोट ना करे। पहला तो है कि मोरल और कैरेक्टर बिल्डिंग भी कराए, उसके साथ साथ वो अर्निंग पर भी फोकस करे। ब्रेड एंड बटर भी हमको चाहिए, राइट। तो एजुकेशन फॉर वोकेशन के बारे में बात किया गया है, पहले से भी बहुत सारे कमीशंस ने किया है, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950-53, इसने भी इम्पोर्टेंस दिया था वोकेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा देने की। फिर आता है हमारा कोठारी कमीशन, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली एजुकेशन कमीशन, 1964-66 में जो रिपोर्ट अपना दिया था, ये भी बोला था कि एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेट किया जाए। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि फैक्ट्री के आसपास, इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो है अपना ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह करी जाएगी, ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें हम स्किल प्रोवाइड कर सकें, राइट। फिर ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 के बारे में अगर देखें तो ये भी बोलते हैं कि रिलेट एजुकेशन टू सोशली प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क, मतलब सोशली प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क को रिलेट करना चाहिए एजुकेशन के साथ।
ठीक। आदिश्य कमिटी 1978 ये भी रिकमेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए हमें ब्रेड एंड बटर एम यानी कि वोकेशनलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमको बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। लाइफ स्किल्स यानी कि लाइफ में जो जो स्किल्स उनको चाहिए, अर्न करने के लिए चाहिए या फिर सोसाइटी में अच्छा खासा एक लाइफ बिताने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें लाइफ के साथ रिलेट करके हमारा एम होना चाहिए, जो कि हम एजुकेशन के थ्रू अचीव करेंगे। हेल्दी वर्क हैबिट्स उनको सिखाना चाहिए, वर्क एथिक्स उनको पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए, उसका हैबिट और उसके एथिक्स के बारे में उनको पता हो। राइट। तो जो भी नेसेसरी स्किल्स है उसको डेवलप की जाए। अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज़ टू बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव वर्क, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए जो प्रोडक्टिव वर्क्स उनको चाहिए उसके बारे में वो समझें और स्किल्स सीखें, जिससे उनको सेल्फ रिलायंस मिल सके, जिससे वो कोऑपरेटिव बन सके, कोलैबोरेटिवली वर्क कर सके और लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क भी कर सके, और एक ग्रुप में अगर वो काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए वो कोलैबोरेटिवली काम करें, कोऑपरेट करना सीखें। ठीक। तो वोकेशनल एम एक नैरो एम हो जाता है इस तरह से एजुकेशन का, जब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड वोकेशनल एम सबको मिलाएंगे तब हम उसको बोलेंगे एक ब्रॉड एम। सिर्फ वोकेशनल एम अगर देखा जाए तो इसको हम एक नैरो एम बोल सकते हैं। ठीक। तो नेहरू अपने एक रिपोर्ट में बोलते हैं, रिमार्क करते हैं कि एजुकेशन का दो एस्पेक्ट होता है। पहला तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है और दूसरा एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है। कल्चरल एस्पेक्ट क्या करता है, पर्सन को ग्रो करने में मदद करता है, जबकि प्रोडक्टिव एस्पेक्ट क्या करता है एजुकेशन का, एक पर्सन को कोई चीज़ करने के लिए मदद करता है। दोनों के दोनों ही एसेंशियल होता है, तो हमको दोनों पे फोकस करनी चाहिए अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किस तरह का करिकुलम बनाएंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देकर करना चाहिए। फिर आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है, और ह्यूमैनिटी आजकल बहुत घटती जा रही है, हम देख रहे हैं। ठीक। तो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं कि एंशिएंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था गोल ऑफ एजुकेशन को। लिबरेशन था हमारा गोल ऑफ एजुकेशन, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इटर्नल एनलाइटनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करी जाती थी। तमसोम ज्योतिर्गमय मतलब ये हो गया कि हमको डार्कनेस से लाइट की ओर बढ़ाए चले, हमको डार्कनेस से लाइट की ओर रास्ता दिखाए जाने के लिए। यहाँ पे डार्कनेस का मतलब क्या हो जाता है, डार्कनेस का मतलब हो जाता है इग्नोरेंस। डार्कनेस का मतलब क्या हो जाता है, इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस से हमें नॉलेज की ओर बढ़ने की मदद करिए, हम नॉलेज की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो तमसोम ज्योतिर्गमय, ये जो सेंटेंस है इसको बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक। तो एंशिएंट से देखा जाए तो इटर्नल एनलाइटनमेंट जो है तमसोम ज्योतिर्गमय के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की गई है, और आज के दिन में भी हमें उसको फॉलो अप करनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन इज नीदर नेशनल एफिशिएंसी नॉर वर्ल्ड सॉलिडारिटी, बट मेकिंग द इंडिविजुअल फील दैट ही हैज़ विद इन हिमसेल्फ समथिंग डीपर देन इंटेलेक्ट, कॉल इट स्पिरिट इफ़ यू लाइक। जो इंडिविजुअल फील होना चाहिए। एक इंसान खुद के अंदर जो स्पिरिट है उसको पहचानना चाहिए। खुद का जो इंटेलेक्ट है, डीपर इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट से भी जो डीपर चीज़ें हैं उसको समझ पानी चाहिए एक इंसान। तो उसको हम ज़्यादातर फिलोसफी में इसी को हम बोल देते हैं ब्रह्म बोल देते हैं। ठीक। स्पिरिट हम बोल देते हैं। तो उसको एक्वायर कर पानी चाहिए, और एनलाइटनमेंट की ओर जैसे बच्चे बढ़ पाए इसके और हमको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। ठीक। तो ये रहा हमारा पूरा इंडिविजुअल एम, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोशल एम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर नोटिफिकेशंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।